नमस्कार दोस्तों, चुनावी दखल के आज के एपिसोड में मैं विक्रांत तिवारी आज़ाद मंच परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 23 तारीख है और आज छत्तीसगढ़ के जितने भी चुनाव अभी जो चल रहे थे वो सब संपूर्ण हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, जिसके उपरांत हमारे नगरीय निकाय चुनाव और आज त्रिस्तरीय जितने भी चुनाव होने थे हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो ग्राम पंचायत, सरपंच, पंच का हो, चाहे वो जनपद और जिले का हो, सभी चुनाव आज पूर्ण हो चुके हैं और सारे जनप्रतिनिधि चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर आज अपने अपने पद पर पहुंच चुके हैं। 23 तारीख के उपरांत शपथ ग्रहण समारोह चालू होगा और सारे जितने भी पदाधिकारी जीत के आए हैं वो अपने काम की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब अगले 4 साल छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति गर्म है। आप जितनी उठापटक देख रहे हैं ये बताता है कि कुछ तो चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज का हमारा एपिसोड इसी बात पर आधारित है कि रायपुर में कुछ तो गर्म चल रहा है। रायपुर की राजनीति में कुछ तो उठापटक चल रही है और ये उठापटक किसी एक पार्टी में नहीं, दोनों ही दल में है। जहां भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने की होड़ चल रही है, जो एक मंत्री पद चुनाव के पहले खाली था और दूसरा बृजमोहन अग्रवाल जी के लोकसभा जाने के उपरांत खाली हुआ, 2 मंत्री पद खाली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो पक रहा है रायपुर में वो है मंत्री पद किसे दिया जाए। और मैं आपको और बताता चलूं, इसका हम एक अलग एपिसोड लाएंगे कि सिर्फ 2 नहीं 4 मंत्री ढूंढे जा रहे हैं, 4। इसका पूरा जो विश्लेषण है, पूरी जो बात है, पूरी जो चर्चा है, वो हम अगले एपिसोड में आपके बीच लेके आएंगे। लेकिन आज दूसरे दल की बात, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी कुछ चल रहा है। हमने कहा कि रायपुर में कुछ तो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है। आपने अभी हमारे पिछले एपिसोड में हमने बताया था, एपिसोड नंबर 9 में, कि किस तरीके से निष्कासन का खेल बिलासपुर में जारी था। और बिलासपुर में ही नहीं, लगभग हर विधानसभाओं में ये शिकायतों का दौर जारी है और इसके पीछे कोई मनमुटाव की स्थिति वाली बात नहीं है। इसके पीछे बड़ा खेल है। जब हम थोड़े लार्ज पिक्चर में देखते हैं तो रायपुर से सारा खेल संचालित होता नजर आता है। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि जिला अध्यक्ष विधायकों के और पीसीसी डेलीगेट्स के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई के लिए रायपुर तक और ऊपर दिल्ली तक चिट्ठियां लिख रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये चिट्ठियां खाली एक जिला अध्यक्ष की सोच के हिसाब से लिखी जा रही थी? उसने अपना बदला तो लिया, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। बिसात शय और मात की, बिसात हाथी घोड़े गिराने की। आप देखिए कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। आज राजनीति रायपुर की और कांग्रेस पार्टी की इसी पे चारों तरफ आधारित है। जहां भारतीय जनता पार्टी मंत्री ढूंढ रही है या ढूंढ चुकी है पर नाम घोषणा नहीं कर पा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी फिर से एक नई विचारधारा के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नई सोच और एक नए तरीके के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगले 4 साल संचालित करने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है। लेकिन जैसा कि हमने और आप सब ने इतने सालों की राजनीति में देखा कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस प्रथम की विचारधारा नहीं है, हम की विचारधारा है, अहम की विचारधारा है, स्वयं की विचारधारा है। वहां पर व्यक्ति विशेष होता है। कांग्रेस कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती है, कांग्रेस मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ती है। वहां पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा कि ये बनेगा। और जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होते हैं वो लोग एक दूसरे के विकेट गिराने में लग जाते हैं, अपने लोगों को जिताने में, और सामने वाला जो कांग्रेस पार्टी का ही दावेदार मुख्यमंत्री बन सकता है उसके लोगों को हराने में। तो ये चीज सिर्फ मुख्यमंत्री या विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी लागू हो रही है। क्योंकि अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो ये माना जा सकता है कि अगले चुनाव की टिकट वितरण तक विधानसभा की वो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा। तो उसकी हां उसकी ना बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और जिस गुट का बनेगा उसके हिसाब से ही उसके जिला अध्यक्ष निर्धारित होंगे और अलग अलग कमेटियां, चाहे वो एनएसयूआई की हो, महिला कांग्रेस की हो, यूथ कांग्रेस की हो, सब में वो अपने पदाधिकारी बैठाएगा। अर्थात एक पूरी बिसात जो राजनीति की बिछ रही है उसमें सबसे अहम
व्यक्ति अगर कोई होता है तो वो होता है प्रदेश अध्यक्ष। और यहीं पे ये पूरा खेल आधारित है। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूंगा। एक बयान आया कांग्रेस पार्टी के उस नेता का जो आज की डेट में कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में, माननीय चरणदास महंत जी। चरणदास महंत जी जब सरगुजा जाते हैं तो वो मंच से कहते हैं कि अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इस लाइन को पकड़ के मीडिया ये शोर मचाती है कि हो सकता है कि महंत जी ने यह संकेत दिया कि अगला मुख्यमंत्री टीएस बाबा को कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी या उनके चेहरे में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस पे कटाक्ष करते हुए और इसका खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस में आला कमान निर्णय लेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या किसे चेहरा बनाया जाएगा। दोस्तों, आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि कोरोना काल में मैंने एक किताब लिखी थी, सियासी चूक 2018, जो कि छपने के 3 दिन पहले उसके एक मुख्य किरदार के खत्म हो जाने के कारण छपने से रुक गई और आज भी वो वहीं पब्लिशर के पास पड़ी हुई है। उसमें इस चीज का उल्लेख है कि राहुल गांधी जी ने एक ऐसी चूक करी थी जो आने वाले 5 सालों उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। और वो चीज आज देखी जा सकती है, आज देखी जा सकती है कि वो जो फूट थी जो राहुल गांधी ने उस समय एक दृश्य दिया था जनता को एक मंच पर, वो आज कितनी बड़ी खाई बन के आगे उभर रहा है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। मैं ये इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा था क्योंकि यहां पर भी एक विचार चरणदास महंत जी ने दिया जिस पे कटाक्ष भूपेश बघेल जी का आया और दिल्ली दौड़ चालू हो गई। और उसके बाद से लेकर आज 23 तारीख तक पूरे चुनाव की प्रक्रिया के बीच में बहुत सारे शहमात के खेल हुए, जिसमें कोटा विधायक और भूपेश बघेल के खास अटल श्रीवास्तव जी के निष्कासन के पत्र भी एक आता है। तो मैं आपको और आगे तक लेके चलता हूं। रायपुर की बात करते हैं। टीएस बाबा एक सशक्त उम्मीदवार अभी सामने आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन भूपेश गुट ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि कोई बन जाए पर टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देना है। और अब एक एक विकेट गिराने की खेल चालू हो चुका है। एक एक विकेट कैसे, देखिए, इस गुट ने अटल श्रीवास्तव जी के निष्कासन की बात करी, उनका जो एक पृष्ठभूमि है उसे दागदार करने की कोशिश करी कि उनके द्वारा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया गया, उनके द्वारा यह किया गया, उनके द्वारा वो किया गया। फिर अटल श्रीवास्तव जी के जितने भी जो दावेदार खड़े हुए थे, जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनके द्वारा भी पत्र लिखा गया कि प्रदेश जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए पूरा कार्य किया गया। ये एक एक 1 by 1 चल रहा था। इसी बीच एक खबर दिल्ली से आती है कि भूपेश बघेल जी को महामंत्री बना दिया जाता है और पंजाब का प्रभार दे दिया जाता है। अब आप देखिए, भूपेश बघेल जी को पंजाब का प्रभार देने का मतलब यह है कि इस रेस से प्रदेश अध्यक्ष की भूपेश बघेल जी आउट हो जाते हैं। तो अब दूसरा नाम कौन आएगा? भूपेश बघेल गुट से सामने कौन आएगा या किसका नाम भूपेश बघेल आगे रखेंगे? तो भूपेश बघेल जी ने, क्योंकि वो, मैं हमेशा से उस बात का उनका प्रशंसक रहा हूं कि भूपेश बघेल जी युवा राजनीति करते हैं। जो हम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की राजनीति देखते हैं, जो युवाओं की राजनीति देखते हैं, वो मानसिकता से भूपेश बघेल जी लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। तो उन्होंने वही दिमाग लगाया और उन्होंने अपना एक और मोहरा सामने रखा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसकी चर्चा हवा में होती है, अगर वो नाम सामने कर दिया जाए तो हवा के साथ साथ, हवा के रुख के साथ साथ वो नाम काफी आगे पहुंच जाता है। और भूपेश बघेल जी ने यही अपना दांव खेल दिया। आपको याद होगा, पिछले 7 महीने से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद थे। उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई है। इस आरोप में कितनी सच्चाई थी ये तो कोर्ट में निर्धारित होगा, लेकिन 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। 7 महीने वो जेल में थे और जैसे ही जेल से वो वापस आए तो वो एक युवाओं के चेहरे के रूप में, एक सोशल मीडिया के क्या बोलना चाहिए, जो हमारे पोस्टर बॉय होते हैं, उस रूप में कांग्रेस के लिए सामने आए। और इसी का उपयोग, इसी का फायदा भूपेश बघेल जी ने सही समय पर
लगा लिया। वो कहते हैं ना कि लोहा गरम में मार दो हथौड़ा। तो जैसे ही वो जेल से छूट के आए, भूपेश बघेल जी ने उन्हें तुरंत इस निर्देश के साथ दिल्ली भेजा कि अब उनकी दावेदारी भूपेश गुट से सामने रख दी जाए। आप सोचिए, जो व्यक्ति 7 महीने बाद आया है, वो व्यक्ति तुरंत राजनीतिक संदेश देने के लिए दिल्ली जाता परिवार सहित, और दिल्ली के 2 वरिष्ठ नेता जो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की राजनीति को संचालित कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उनके द्वारा उनकी फोटो डाली जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है। और इससे एक चीज़ और साबित होती है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सिनेरियो है, दिल्ली के सिनेरियो में देवेंद्र यादव का नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गुड बुक में आ चुका है। और यह संकेत टीएस बाबा गुट के लिए भी है कि अब यहां पे लड़ाई एक युवा चेहरे और एक पुराने जो चेहरे हैं टीएस बाबा, जिनके ऊपर अब विवाद भी सामने सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में है। और मैं आपको एक घटना का उल्लेख और करता चलूं, क्योंकि यह घटना भी ये बताती है कि किसकी दावेदारी ज़्यादा पुख्ता हो सकती है। आप सबको याद होगा, प्रियंका गांधी जी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ आई थी और उन्होंने मंच से कहा था, जिसका जितने भी राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने ये आशय निकाला कि प्रियंका गांधी जी का इशारा टीएस बाबा की तरफ है, जब उन्होंने कहा भूपेश बघेल जी को लेकर कि भूपेश बघेल जी ऐसे नेता हैं जो दिल्ली जब भी आते हैं तो प्रदेश के विकास की बात करते हैं, कभी किसी की बुराई या किसी की शिकायत करने हमारे पास आज तक नहीं आया। इससे यह संकेत था कि कोई तो ऐसा है जो वहां जाकर शिकायत करता है। और जैसा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि 2 ही नेता, 3 नेता जिनकी पहुंच दिल्ली के उस दरबार तक थी, उनमें से एक भूपेश बघेल, जिनकी तारीफ प्रियंका गांधी कर रही थी, जिस प्रियंका गांधी के लिए भूपेश बघेल जी ने रायपुर में गुलाब की पंखड़ियां बिछा दी थी पूरे रास्ते में। दूसरे चरणदास महंत जी, जिन्हें इन सब राजनीति से, इन गुटबाजियों से अलग रखता है दिल्ली। और एक ही व्यक्ति बचता है टीएस बाबा, जिसमें मीडिया और राजनीतिक पंडितों ने यह आशय लगाया कि उनका आशय ये कहने का टीएस बाबा को संकेत था कि ये आप शिकायत करते हैं, भूपेश बघेल ने आज तक हमारे सामने शिकायत नहीं करी। और ये सब जानते हैं कि दिल्ली में प्रियंका गांधी के गुट पर, प्रियंका गांधी की गुड बुक में टीएस बाबा के ऊपर भूपेश बघेल जी का नाम आता है। तो आज जो अभी समीकरण रायपुर में चल रहा है और जिसका आप और कुछ दिनों में उठापटक देखेंगे, वो यही है कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। और इसकी लड़ाई में 2 गुट आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, एक गुट टीएस बाबा जी का, दूसरा गुट भूपेश बघेल जी का। यहां मैं आपको एक और बात बोलता चलूं कि पहले जब भी कांग्रेस की हार होती थी तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता था कि यह हार जोगी गुट के कारण हुई है, और जोगी जी का नाम लेने के बाद बाकी सब एक तरफ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब जोगी जी नहीं है, ना उनका कोई दखल, ना उनका कोई प्रेजेंस है इस चुनाव में। उसके बाद भी कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। तो यहां पर बात जोगी गुट की नहीं थी, जो पहले भी हार होती आ रही थी, बात अहम की थी। जोगी जी के हटने के बाद आपस में भी यही फूट है कि कौन सीएम की कुर्सी तक जाएगा। और यहां पर नाम तो सिर्फ 2 दिख रहे हैं, भूपेश बघेल गुट और टीएस बाबा गुट। लेकिन जितने भी चेहरे आप जानते होंगे राजनीति में, चाहे वो आप राजिम से चालू करते हुए रायपुर दक्षिण पश्चिम से होते हुए आप सरगुजा तक हो आए, सारे कहीं ना कहीं एक गुट की तरफ खड़े हो रहे हैं। और एक गुट, जैसे पहले जोगी गुट कहलाता था, दूसरा गुट उसी रूप में अपने नेता के नाम के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है, भूपेश बघेल गुट। और एक तरफ बाकी अन्य सारे नेता जो कहीं ना कहीं टीएस बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस गुट का पलड़ा भारी होता है। लेकिन हमारा विश्लेषण ये बोलता है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का कद अब दिल्ली में काफ़ी बढ़ चुका है। अब छत्तीसगढ़ के और कोई नेता उनके कद के आसपास नहीं है। और इसलिए अगर भूपेश बघेल जी देवेंद्र यादव पर दांव लगा रहे हैं तो क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। देवेंद्र यादव जी छत्तीसगढ़ में, जैसे हमारे गृह मंत्री हैं अभी बीजेपी के विजय शर्मा जी, तो दूसरे विजय शर्मा के रूप में देवेंद्र यादव को सामने रखेंगे। जैसे कि विजय शर्मा जी एक तरफा जीत के साथ उन्होंने बहुत पुराने विधायक मोहम्मद अकबर को हराया था, उसी प्रकार से कांग्रेस देवेंद्र यादव को एक सिंपैथी कार्ड के रूप में सामने उसका चेहरा रखेगी कि देवेंद्र यादव को बिना किसी कारण से और एक समाज की तरफदारी करने के लिए जेल भेजा गया, तो उस समाज को भी
कांग्रेस टारगेट करना चाहेगी इस देवेंद्र यादव का चेहरे को सामने रख के। और इन सारी राजनीतियों को समझाकर भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से देवेंद्र यादव को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करवाने में पूरा जोर लगा देंगे। अब देखना यह है कि दिल्ली देवेंद्र यादव के ऊपर हाथ रखती है, भूपेश बघेल के ऊपर हाथ रखती है, या टीएस बाबा को एक मौका देती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में 2.5 साल का फॉर्मूला, जैसा कि तथाकथित कहा गया था, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला था तो एक बार टीएस बाबा के साथ धोखा हो चुका है। शायद बीजेपी, शायद कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली की है वो इस बार धोखा ना दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी भूपेश बघेल को ही दिल्ली आगे प्रमोट करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी आगे अपडेट आएगी वो हम आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार, जय बला।